डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इसमें लास्ट अपने पढ़ा था को ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टेट यानी जैविक राज्य की संकल्पना, लेबेंस राम की संकल्पना, जैविक राज्य की संकल्पना। इसे ही लेबेंस राम की संकल्पना भी कहा जाता है। की संकल्पना, इसका अध्ययन किया। इसी संकल्पना जो है वो किस रूप में सामने आई? जियोपॉलिटिक्स के रूप में। जियोपॉलिटिक्स के रूप में आई सामने। पॉलिटिक्स भू राजनीति के रूप में, भू राजनीति के रूप में, जियोपॉलिटिक्स के रूप में, जिसका वास्तविक प्रतिपादक जो है कार्ल होशोपर है। कार्ल होशोपर है। ये चीजें अपन ने कल तक पढ़ ली थी, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं थोड़ा सा कि जियोपॉलिटिक्स दो संकल्पनाओं की देन है, जैविक राज्य और भूसामरिकता। भूसामरिकता थेयर महान, टी महान, फ्रेडरिक थेयर महान, और जैविक फ्रेडरिक रेडजेल। थेरमान के बाद मैकेंडर महोदय, और इधर आ जाएंगे अपने रेडजेल के बाद केजेलन महोदय। इनका सम्मिलित रूप जो है दोनों संकल्पनाओं का सम्मिलित रूप, मिला जुला रूप ने बनकर आया प्रायोगिक भू राजनीति। भू राजनीति जिसे ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा था जर्मनी के संदर्भ में कि नियतिवाद की चरम या पराकाष्ठा। इसका प्रतिपादक कौन रहा? वो रहा कार्ल होशोपर। कार्ल होशोपर, यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब देखें, कार्ल होशोपर ने भू राजनीति संबंधी जो विचार है वो अपनी पत्रिका जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक, कार्ल होशोपर, जर्मन सेनानायक, जर्मन सेनानायक, इन्होंने जापान में प्रवास किया और वहीं से प्रशांत महासागरीय भू राजनीति के विचार लेके आए। बाद में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने म्यूनिक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। और यही ध्यान दें,
भू राजनीतिक संस्थान की स्थापना की? संस्थान की स्थापना की। और इसी संस्थान को डिमांजिया ने क्या कहा? प्रचार व उपदेश का संस्थान। भू राजनीतिक संस्थान की स्थापना की 1924 में ZR 1924 में जेट स्क्रिप्ट SCHRI जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक जियोपॉलिटिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक। जियोपॉलिटिक क्या आएगा बेटा लास्ट में? कभी ये जर्मनी में लिखे जाते हैं तो कभी अंग्रेजी में। जियोपॉलिटिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कहां से? म्यूनिक विश्वविद्यालय से। कहां से? म्यूनिक विश्वविद्यालय से। इसी पत्रिका से भू राजनीति विचारधारा का प्रारंभ हुआ। तो ध्यान से सुने, भू राजनीतिक संस्थान, तो डिमांजिया ने क्या कहा? प्रचार व उपदेश का संस्थान। प्रचार व उपदेश का संस्थान। और प्रायोगिक भू राजनीति को अतिनियतिवाद। किसने कहा? टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो 1924 में जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसी पत्रिका से भू राजनीतिक प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। प्रक्रियाएं वैश्विक स्तर पर प्रारंभ हुई। प्रक्रियाएं वैश्विक रूप से प्रारंभ हुई। क्लियर? कार्ल होशोपर। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण किसे माना जाता है? कार्ल होशोपर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मीन कैंप, यह बुक है मीन कैंप। तो जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक। क्लियर? इस पत्रिका से ध्यान ने एक एंटीपोड पत्रिका का नाम ध्यान में रखना है, एक इस पत्रिका का नाम ध्यान रखना है। जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक, इस पत्रिका के से ही ध्यान ने जियोपॉलिटिक का वास्तविक रूप में प्रतिपादन स्टार्ट हुआ और प्रतिपादक कौन है? कार्ल होशोपर। अब कार्ल होशोपर क्या क्या बातें कहते हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य एक जैविक सत्ता है, राज्य के विकास के साथ उसे स्थान या लेबेंसराम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहां तक नोट कर लिया। एक बार और मैं बोर्ड पे वापस नोट कर ले, इसको नोट करते ही थंब इंप्रेशन करें। नोट करते ही थंब इंप्रेशन करें। यहां दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि जियोपॉलिटिक का वास्तविक प्रतिपादक कौन है? कार्ल होशोपर। दूसरा, कौन से विश्वविद्यालय से जियोपॉलिटिक की शुरुआत हुई? जर्मनी में, तो म्यूनिक विश्वविद्यालय से। कौन सी पत्रिका से हुई? तो जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक 1924। 1924 1924 1924। नोट कर लिया? थंब इंप्रेशन करे। हाँ संदीप, सरोज, ठीक 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 ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कार्ल होशोपर के भू राजनीति संबंधी विचार।
पहला, राज्य एक जैविक सत्ता होती है। जैविक सत्ता होती है। दूसरी बात, पोषण क्षेत्र। पोषण क्षेत्र के लिए नए क्षेत्र की आवश्यकता रहती है। आवश्यकता रहती है। नए क्षेत्र की आवश्यकता रहती है। क्लियर। और इसी क्रम में राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर होती है। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता आर्थिक आत्मनिर्भरता राज्य के क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? पोषण क्षेत्र। पर निर्भर होती है। निर्भर होती है। भू राजनीतिक दृष्टि से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है और जर्मनी के लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता या शक्ति को समाप्त किया जाए। किया जाए। तो वापस से देख लें सारी बातें एक बार। राज्य एक जैविक सत्ता होती है। पोषण क्षेत्र के लिए नए क्षेत्र की आवश्यकता रहती है। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता राज्य के क्षेत्र पर निर्भर होती है। तो क्षेत्र कौन सा? पोषण क्षेत्र। पोषण क्षेत्र। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। जर्मनी के लिए आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता या शक्ति को समाप्त किया जाए। ये कार्ल होशोपर समाप्त किया जाए। नोट कर लिया। चलिए, यहां 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला सवाल, राजनीतिक विचारधारा का प्रस्फुटन कौन सी संकल्पना से हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा रेडजेल की जैविक राज्य की संकल्पना। जैविक राज्य की संकल्पना, लिविंग स्टेट की संकल्पना। राजनीतिक विचारधारा
का वास्तविक प्रतिपादक कौन है? कौन है? तो इसका वास्तविक प्रतिपादक है कार्ल होशोफर। कार्ल होशोफर। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जियोपॉलिटिक्स भू राजनीतिक विचारधारा का प्रारंभ कौन से विश्वविद्यालय से? विश्वविद्यालय से माना जाता है। तो आंसर होगा म्यूनिख विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय जर्मनी। जर्मनी। म्यूनिख विश्वविद्यालय जर्मनी। ये 3 सवाल है। किरण बोल रही है कि जियोपॉलिटिक वर्ड किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट सवाल है किरण, वेरी गुड। एक सवाल और नोट करें, जियोपॉलिटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा केजलन। केजलन ने किया। केजेलन ने किया। नमस्ते नमस्ते। नोट डाउन कर लिया? ये क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं इसी सीरियल पे। वापस एक बार देख लें। जो बच्चे नोट कर रहे हैं जल्दी नोट करें। देखिए ध्यान से, अब तक अपन ने पढ़ा है रेड जेल तक का। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं अपन 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले। विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले। तो यहां 3 नाम आएंगे। पहला थेयरमहन, दूसरा नाम आएगा, पहला अपन ने पढ़ा था प्रथम चिर संवत काल। अच्छा सरोज, ये वाला सरोज कार्ल होशोफर के भू राजनीति संबंधी विचार। कार्ल होशोफर के भू राजनीति संबंधी विचार। राज्य एक जैविक सत्ता होती है। पोषण क्षेत्र के लिए नए क्षेत्र की आवश्यकता रहती है। राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता राज्य के पोषण क्षेत्र पर निर्भर होती है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। जर्मनी के लिए आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता या शक्ति को समाप्त किया जाए। जर्मनी के लिए आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता या शक्ति को समाप्त किया जाए। हाँ सरोज बेटा, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। जर्मनी के लिए आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता या शक्ति को समाप्त किया जाए।
सरोज, नोट कर लिया क्या? किरण बेटा, थोड़ा सा अपन ज्यादा इंटरनल हो गए, विगर्ट की बात कर रहे हैं, बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंटरनल हो गए, अपने फर्स्ट ग्रेड से बाहर चले गए, वैसे अपन बाहर ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। जर्मनी के लिए आवश्यक है कि ब्रिटिश सत्ता शक्ति को समाप्त किया जाए। अगला क्वेश्चन, भू राजनीति विचारधारा का प्रारंभ, संदीप यही पूछना चाह रहे हो ना आप? संदीप, संदीप सर, क्वेश्चन वाला तो देख लें। भू राजनीति विचारधारा का प्रस्फुटन कौन सी संकल्पना से हुआ? रेडजेल की जैविक राज्य की संकल्पना से। और इसमें दूसरा आंसर क्या आ सकता है? भू सामरिक संकल्पना, ये भी हो सकता है इसमें, भू सामरिक संकल्पना। लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर क्या है? जैविक राज्य की संकल्पना। ये ज्यादा अच्छा क्यों है? देखो ध्यान से, इसमें पहला और दूसरा सेंटेंस ही क्या रहा है? राज्य एक जैविक सत्ता है, पोषण क्षेत्र की बात आ रही है, आर्थिक आत्मनिर्भरता राज्य के पोषण क्षेत्र की बात आ रही है, और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रशांत महासागर अति महत्वपूर्ण है। तो ये तो सामरिक का आ गया, ये भी सामरिक का आ गया, ये दो सेंटेंस तो किसके आ गए? सामरिक के, भू सामरिक के। और ये ऊपर के तीनों सेंटेंस किसके आ गए? लेबेंस राम के। लेबेंस राम के, अतः ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? लेबेंस राम है। तो यहां आंसर जो होगा वो राइट आंसर, बड़ी आंसर कौन सा होगा? जैविक राज्य की। अगर ये एबसद में नहीं है तो फिर भू सामरिक संकल्पना चलेगा। भू राजनीतिक विचारधारा का वास्तविक प्रतिपादक कौन है? कार्ल होशोपर है। कौन है? कार्ल होशोपर। भू राजनीतिक विचारधारा का प्रारंभ कौन से विश्वविद्यालय से माना जाता है? तो जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय से माना जाता है। जर्मनी के म्यूनिक विश्वविद्यालय से माना जाता है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। राज्य के 5 अंग बताए, 5 अंग नहीं बताए, वो ध्यान दें। ऑर्गेनि हाँ, किरण बेटा जस्ट पढ़ने वाले हैं अपन, और राज्य में 5 महत्वपूर्ण बातें बताई है उसने, वो अपन जस्ट पढ़ने वाले हैं। थेयरमान, थेयरमान के बाद आ गया मैकेंडर, और मैकेंडर के बाद में केजलन। ये 3 नाम महत्वपूर्ण आएंगे विश्व युद्ध से पहले। थेरमान, मैकेंडर, केजलन। ठीक है, टी महान, मैकेंडर, केजलन। किरण अपन आगे चल रहे हैं बेटा, और आपके क्वेश्चन का जवाब अभी जल्दी मिलने वाला आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन थेरमान को, शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। थेयर महान, और कहां के हैं? यूएस के, और यूएसए में नौसेना में ये अधिकारी थे। और भू सामरिकता के विचार में विचारों में जल शक्ति की बात करते हैं, ये जल शक्ति की बात करते हैं। विश्व की सबसे महान जल शक्ति, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी ब्रिटेन को मानते हैं। ब्रिटेन को मानते हैं,
क्योंकि ये कहते हैं कि ब्रिटेन के पास स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ये ब्रिटेन के पास है। किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। और ये भी कहते हैं कि अमेरिका, यूएस व ब्रिटेन मिलकर विश्व की सबसे बड़ी जल शक्ति या शक्ति बन सकते हैं। जल शक्ति या शक्ति बन सकते हैं। क्लियर? तो भविष्य में भी देखें, आप नाटो को देखोगे तो नाटो आज जो है किरण बेटा इसकी बुक नहीं पूछी जाएगी, फिर भी ध्यान दें अगर आप पूछ रहे हो तो द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। मैं सिर्फ ध्यान दें, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, इसकी किताबें नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर, इतना ध्यान रख लेना, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर। यूएस व ब्रिटेन मिलकर विश्व की सबसे बड़ी जल शक्ति बन सकते हैं। ये मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं कि इसमें से ज्यादा इतना पूछा जा सकता है अगर पूछे तो, कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कौन से भूसामरिक विचारक ने, भूगोलवेत्ता नहीं कह सकते, भूसामरिक विचारक ने पनामा नहर के निर्माण पर जोर दिया। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन आ जाएगा? थेरमान के प्रयासों से ही पनामा नहर का निर्माण हुआ था। हालांकि पनामा नहर के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? हाँ, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर, इतना याद रख लो, काफी काम है। तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था, उसका कारण है कि द इन्फ्लुएंस वर्ड जब भी आए तो आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्फ्लुएंस शब्द जब भी आए आपको 4 में से छांटना है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है तो इसी सैंपल को टिक करना है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पुस्तक नहीं बताना चाह रहा था, ताकि बच्चा क्या एक ही याद है कि इन्फ्लुएंस इट मींस इसी सैंपल। क्लियर? चलो, याद हो गया तो बढ़िया बात है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। बात सी पावर की आ गई ना, तो इस सी पावर तो ये देख लो, एक जल शक्ति की बात कर रहा है। यहां सिर्फ इस तथ्य को मुझे प्रेजेंट करना था कि पनामा नहर के निर्माण पर जोर दिया। कौन से नहर? पनामा नहर के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम्बोल्ट के संदर्भ में, कि पहले हम्बोल्ट ने सुझाव दिया था और इसने जोर दिया था, और इसी के प्रयासों से पनामा नहर का निर्माण हुआ। 1914 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। फर्डिनेंड डी लिसेप्स ने इसकी ब्लूप्रिंट तैयार की थी, और ध्यान दें अमेरिकन सेना ने इसका निर्माण किया। किसका? पनामा नहर का। तो ये निर्माण क्यों किया गया? तो देखो ध्यान से, स्वेज नहर किसके पास है? ब्रिटेन के पास। और जिब्राल्टर जल संधि किसके पास है? ब्रिटेन के पास। मलक्का जल संधि ब्रिटेन के पास। क्लियर? तो ये जल संधियां जो मुख्य जल परिवहन के मार्ग है, ये इन मार्गों पर अधिकार ब्रिटेन का है। अतः विश्व की सबसे बड़ी जल शक्ति ब्रिटेन है। ये कह रहा है कि ब्रिटेन व यूएस मिल जाए तो ध्यान दें विश्व की सबसे बड़ी जल शक्ति या शक्ति बन सकते हैं। क्लियर? अब जल शक्ति बन सकते हैं तो स्वेज नहर तो किसके पास है? ब्रिटेन के पास। अतः अमेरिका के पास कौन सी नहर है होनी चाहिए? कि बोले पनामा नहर। ठीक है, यहाँ कैनाल बनाओ
और यहां ध्यान दें प्रशांत महासागर और अंध महासागर दोनों पर वॉच की जा सकती है। क्लियर। तो आप खुद जानते हो कि पनामा नहर का सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है, उपयोगिता है या लाभ जो है वो किसको सबसे ज्यादा मिला है? ब्रिटेन यूएस को। किसको सबसे ज्यादा मिला है? यूएसए को। क्लियर। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट, इसमें इस बात का आप ध्यान में रख लेना। किरण बेटा नाराज मत हो, ठीक है? नाराज होने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंस ये वर्ड आए तो किसको टिक करना है? इसी सैंपल को। आगे पढ़ेंगे अपने लिए फर्स्ट ग्रेड फाइट करना है, नाराज मत हो। आई हैव नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बिटिया है हमारी। इस पूरे बोर्ड में से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगला इसी क्रम में मैकेंडर। तो मैकेंडर का मैंने एक वीडियो कंप्लीटली दे रखा है, तो उसकी चर्चा अपन उस वीडियो को देखने के बाद उसमें बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वाली क्लास में। तो फिर भी यहां मैं बात कर लेता हूं मैकेंडर की। इसने स्थल शक्ति विन्यास की बात की। स्थल शक्ति विन्यास की बात की। कहां के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के थे, ठीक है? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन में भूगोल के प्रतिपादक माने जाते हैं मैकेंडर। ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता, राजनीतिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इन्होंने जर्मनी के स्थल शक्ति प्रभाव के विकास के संदर्भ में भविष्यवाणी की। और 1914 में 1914 नहीं 1904 1904 में दूरी क्षेत्र पाइवोट एरिया, दूरी क्षेत्र संकल्पना का प्रतिपादन किया। 1919 में यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने हृदय स्थल हार्टलैंड थ्योरी संकल्पना का हृदय स्थल संकल्पना का प्रतिपादन किया। हृदय स्थल शब्द का प्रयोग जेम्स फेयरग्रीव्स ने किया। वेरी गुड संदीप। किरण बेटा कमेंट्स करना बंद मत करो। हाँ वेरी गुड, अच्छा। सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, ठीक है? रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, क्या बात है किरण। संदीप वेरी गुड। थेरमान जियोपॉलिटिक, वेरी गुड। हम्बोल्ट पनामा नहर, वेरी गुड, शानदार। हम्बोल्ट महोदय ने पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है? और ध्यान दें जोर किसने दिया? तो जोर ध्यान दें थेरमान ने दिया। और उसका कारण है कि थेरमान जो है वो यूएस नेवी से, क्योंकि वो खुद नेविगेशन में था, तो यूएस नेवी से कंपैरिजन करके जो
यूएस क्या, यूके की नेवी से, यूनाइटेड किंगडम की नेवी से कंपैरिजन कर, और यूएस नेवी को भी उसी प्रकार डेवलप करना चाहता था। कौन? थेरमान। अतः पनामा नहर बनाने का मतलब ज्यादा जोर किसने दिया था? थेरमान ने दिया था। वेरी गुड संदीप। अब देखिए 1919 हृदय स्थल संकल्पना, और 1943 1943 मिडलैंड थ्योरी। मिडलैंड थ्योरी। और दूरी क्षेत्र, और प्लस इतना ध्यान रखना, दूरी क्षेत्र इट मीन्स मध्य एशिया, मध्य एशिया, साइबेरिया। और हृदय स्थल इट मीन्स मध्य एशिया व साइबेरिया। और मिडलैंड, मिडलैंड इट मीन्स उत्तरी अंड महासागर, उत्तरी अंड महासागर। उत्तरी अंड महासागर, मिडलैंड का मतलब उत्तरी अंड महासागर, उत्तरी अंड महासागर। रुडोल्फ केजेलिन, स्वीडिश भूगोलवेत्ता। नोट कर लिया? उमर सद्दीक, वेरी गुड। तो ये मुख्य मुख्य बातें यहां ध्यान में, मिडलैंड थ्योरी में ध्यान रखना, उत्तरी अंड महासागर की बात की गई। किसकी? उत्तरी अंड महासागर की। इसका एक वीडियो तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो इस क्लास के बाद में लग जाएगा। वो फिर उस वीडियो में जितना पार्ट बच जाएगा वो अगली क्लास में चलेगा। क्लियर? तो उसको आप, वीडियो को आप इसके जस्ट बाद में नोट करेंगे। नोट्स बना रहे हो ना? बोल तो जाओ, नोट्स बना रहे हो किरण बेटा? नोट्स बना रहे हो ना? और मैं जब ये कह रहा हूं कि ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको इंपॉर्टेंट ही मान कर देते। वंदना कुमारी, संदीप, संदीप धनवाल, उमर सद्दीक, क्या बात है। सरोज, द ज्योग्राफी 5 ऑफ हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक आइडिया एंड रियलिटी, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। वेरी गुड किरण। ठीक है, ऐसे इंटेलिजेंट सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट है अपने, तो सभी का सिलेक्शन होगा। मूर्ति, वेरी गुड बिटिया, आज तो बहुत बाद में आपने अल्लो आई किया। रघुवीर, चलिए। तो जो नोट्स बना रहे हैं उन नोट्सों में ध्यान दें, उस वीडियो को पहले लेना। जैसे मैकेंडर है तो इसके बाद में ये थ्योरी लगातार चलती रहेगी। ठीक है, या उसको ध्यान दें, इसी पॉइंट में लेना आपको। किस पॉइंट में? इस वाले में। 20वीं सदी, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, थेरमान, मैकेंडर, कैजलन। ठीक है, ये आपने लिख लिया, कोई बात नहीं। आगे एक बिल्कुल हेडिंग डाल के मैकेंडर, और फिर उस पूरे वीडियो की डिटेल उसमें नोट डाउन कर लेना। उस पूरे वीडियो की नोट डाउन कर लेना। अब आता है ध्यान दें कैजलन। तो कैजलन स्वीडिश भूगोलवेत्ता है, रुडोल्फ कैजलन। स्वीडिश भूगोलवेत्ता है। स्वीडिश भूगोलवेत्ता। जैविक राज्य की संकल्पना दी इन्होंने भी। और 1916 में, कब दी थी? 1916। 1916 में पुस्तक द स्टेट एज एन
ऑर्गेनिज्म। जिसकी पुस्तक का नाम है द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, तो इसे सीधा ही बोल दिया जाता द स्टेट ऑर्गेनिज्म। 1916, इसमें ध्यान दें राज्य के 5 अंग बताए। अब आ गया किरण, राज्य के 5 अंगों की बात की गई। कार्टोपोलिटिक, भू राजनीति, भू राजनीति, फिर आता सोशियो पॉलिटिक, सामाजिक राजनीति, फिर कार्टोपोलिटिक, कार्टोपोलिटिक, और कार्टोपोलिटिक का मतलब है शासकीय संरचना यानी प्रशासन, संरचना, प्रशासन संरचना। और फिर ओलियोपोलिटिक, ओइक पॉलिटिक, आर्थिक संरचना, ओइकोपॉलिटिक, आर्थिक संरचना, ओइकोपॉलिटिक, और लास्ट जियोपॉलिटिक, ओइकोपॉलिटिक, सोशियो डेमोपॉलिटिक, जनसंख्या। जनसंख्या संरचना। तो यहां अपना एक ही सवाल बनता है कि जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो इसने कैजलन ने किया था। किसने किया था? कैजलन ने किया था। डेमोपॉलिटिक्स, सोशियोपॉलिटिक, सरोज, सरोज क्या कह रही है बेटा? वीडियो लगा हुआ है क्या? तो 100% लगा हुआ है। अब लगाएंगे क्या? अब लगाएंगे बेटा। जस्ट इस क्लास के बाद वो वीडियो खट सामने आ जाएगा आपके, जिसमें मैं पुराने जमाने के कपड़े पहन के पुराने तरीके से आज के 3 महीने पहले, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहा करो। हंसते मुस्कुराने से, हाँ किरण बेटा, थोड़ा हंस भी लिया कर, ठीक है। हंसते मुस्कुराने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इनको तो पढ़ना ही है अपन को, ठीक है, वो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए। सरोज बेटा बिल्कुल पुराने जमाने के कपड़े पहन के 3 महीने पहले का वीडियो है। क्लियर? ये भी ना कुछ बात। क्लियर? रुडोल्फ कैजलिन, जियोपॉलिटिक्स, सोशियोपॉलिटिक, कैजलिन स्वीडिश का निवासी था। उसके विचार रेडजेल से मिलते जुलते हैं, ठीक है, रेडजेल से प्रभावित है। और ध्यान दें, ये युद्ध के बजाय पोषण क्षेत्र में अपन बात कर चुके हैं, युद्ध की आवश्यकता को महसूस नहीं करता है, जबकि तकनीकी रूप से लेवेंस राम की विकास की बात करता है, ठीक है। हाँ, इसने एक सेंटेंस दिया था कि राज्य के विकास में शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया ही भू राजनीति कहलाती है। राज्य के विकास में शांति प्राप्त करने की
हाँ, गर्मी में होगा। ठीक ठीक। राज्य के विकास में शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया ही भू राजनीति कहलाती है, जियोपॉलिटिक कहलाती है, जियोपॉलिटिक कहलाती है। राज्य के विकास में शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया जियोपॉलिटिक कहलाती है। कहलाती है। ये इसका सेंटेंस है। प्लस ध्यान दें, ये लेवेंसराम के तकनीकी विकास की बात करता है। लेवेंसराम के तकनीकी विकास की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करते। ये रेड जेल से प्रभावित थे। और इन जर्मनियों से थी। से थी। नोट डाउन कर लें ये सेंटेंस। अब वो वीडियो देखना आपको, इन नोट करने के बाद में सीधा वही होगा, उस वीडियो को देख के और फिर अगली क्लास चलेगी उसी वीडियो के रिगार्डिंग। चलो ठीक है, चलिए धन्यवाद। ये नोट डाउन कर लेना। सिंपल बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और उस वीडियो को देखो। मैं भी देख लेता हूं कहां से स्टार्ट करना है। वेरी गुड, किरण नाराज नहीं होते बेटा। चलिए धन्यवाद।